जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छी होगी। मैं विष्णु आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इंडियन ज्योग्राफी का। आज हम देखने वाले हैं 500 ऐसे प्रश्न जो एग्जाम में आने तय होते हैं और इससे बाहर प्रश्न हमारे एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। अगर ये 500 प्रश्न आप कंप्लीट कर लेते हैं तो बहुत सारे प्रश्न आपके सॉल्व हो जाएंगे और ये पूरा एनसीईआरटी पैटर्न पर ये पूरा वीडियो होगा दोस्तों। साथ में ये पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। बिल्कुल, साथ में पीडीएफ कहां से मिलेगा? तो आप टेलीग्राम पर सर्च करोगे जीएसवाई विष्णु सर, टेलीग्राम पर सर्च करोगे जीएसवाई विष्णु सर तो ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। और जो 500 प्रश्न है इसको हर एक टॉपिक से लिया गया है। ऐसा नहीं कि नदियों से ही डाल दिया, झीलों से ही डाल दिया। जिस प्रकार से एग्जामिनर प्रश्न पूछे जाता है उसी प्रकार से मैंने इसको डिजाइन किया। कुछ ऐसे टॉपिक है जहां से एक ही प्रश्न देखने को मिलता है, कुछ ऐसे टॉपिक है जहां से 5-6 प्रश्न मैंने भी डाल रखे हैं। तो वो सारा कुछ है। और सबसे बड़ी चुनौती की बात पता है क्या? इसमें मात्र 20 ही प्रश्न है। आप कहोगे सर आप तो 500 क्यों लिख दिया? इन 20 प्रश्नों से हम 500 प्रश्न तैयार करेंगे। कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक प्रश्न ये है, इस प्रश्न से हम कितने और प्रश्न बना सकते हैं वो आज आपको बताएंगे। अब मैंने सीधे बता दिया कि हिमालय के उत्तर से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं, अगले बढ़ जाएं, फिर अगले बढ़ जाएं, ऐसे मजा नहीं आएगा। बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे ताकि प्रश्न बचेगा ही नहीं। सारे नट बोल्ट ढीला करके देख लेंगे आज, ठीक है ना? तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पहला प्रश्न है, हिमालय के उत्तर से निम्न में से कौन सी नदियां निकलती हैं? हिमालय। अब आप कहोगे दोस्तों हिमालय कहां पर है? सारा चीज मैं लोकेशन के सहित बताऊंगा ताकि चीजों को आसानी होगी जानने में आपको, ठीक है? चलिए सबसे पहले बात करेंगे, हिमालय हमारा ये नंगा पर्वत से और नामचा बरवा तक है। यह नंगा पर्वत है और नामचा बरवा तक है हिमालय। और हिमालय पार के यानी हिमालय के उत्तर से पूछ रहा है, चाहे हिमालय पार से भी कह दे तो यहां से पूछ रहा है। यहां से 3 नदियां निकलती हैं। यहां से कितनी नदियां निकलती हैं? यहां से 3 नदियां निकलती हैं। सबसे पहले जो नदी निकलती है उसका नाम है सिंधु। ये कौन सी नदी है? ये सिंधु नदी है। उसके बाद यहीं से एक नदी निकलती है इस प्रकार से, जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। क्या नाम है? ब्रह्मपुत्र नदी। और यहीं से एक नदी निकलती, इसका नाम है सतलज नदी। क्या नाम है? सतलज नदी। तो हम ये कह सकते हैं तीनों नदियां हिमालय पार की नदियां हैं या पूर्ववर्ती नदियां भी कह सकते हैं। और तीनों नदियां कैलाश पर्वत, तिब्बत में पड़ता है भाई, कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के निकट से ये तीनों नदियां निकलती हैं। कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के निकट से तीनों नदियां निकलती हैं। और ये करके दिखाओ, ये नंगा पर्वत से यहां पर यानी पाकिस्तान में चली जाती है, नंगा पर्वत से मोड़ करके ये पाकिस्तान में चली जाती है। और यहां पर नामचा बरवा पहाड़ी से ये सीधे अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर जाती है, ये तीनों नदियां। अब इन तीनों नदियों से हमारे एग्जाम में और क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं आते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट, अगर आपसे कभी ये पूछे कि लंबाई के अनुसार नदियों का क्रम क्या है, तो ये क्रम बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्रम बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे लंबी गंगा, दूसरी सबसे लंबी नदी गोदावरी और तीसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा। ये बिल्कुल सही क्रम हो जाएगा लंबाई के अनुसार। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर हम कहते हैं। कितना? 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है। गोदावरी की लंबाई 1465 और कृष्णा नदी की लंबाई 1400 किलोमीटर अप्रोक्स में मान लेते हैं, 1-2 किलोमीटर ऊपर नीचे है, ठीक है? तो ये इसकी लंबाई हो गया। इसका आंसर ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम यहीं पर बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की, किसकी बात करेंगे? ब्रह्मपुत्र नदी की। तो ये निकलती कहां से है? तो अभी मैंने बताया निकलती कहां से है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा चेमा युंगदुंग ग्लेशियर से निकलती है। चेमा युंगदुंग ग्लेशियर से निकलती है। दुंग ग्लेशियर से निकलती है कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत और तिब्बत से, और तिब्बत से, या मानसरोवर झील भी हम यहां पर लिख सकते हैं। इसकी जो कुल लंबाई है, इसकी जो कुल लंबाई है वो है 2900 किलोमीटर। कितनी है? 2900 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है।
और इसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जानते हैं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जानते हैं। तिब्बत में इसको सांगपो के नाम से जानते हैं और अरुणाचल प्रदेश में इसको, कहां पर, अरुणाचल प्रदेश में इसको किस नाम से जानते हैं, तो दिहांग के नाम से जानते हैं। आपको याद रखना है किस नाम से जानते हैं, तो आपको दिहांग नाम से याद रखना है। अगर हम बात करें यहीं पर असम में किस नाम से जानते हैं, तो आपका आंसर होगा ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। असम में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं, तो ब्रह्मपुत्र नदी को ही नाम से जानते हैं। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहते हैं, तिब्बत में सांगपो कहते हैं, और बांग्लादेश में क्या कहते हैं, तो जमुना कहते हैं। आपको याद रखना है क्या कहते हैं, जमुना कहते हैं। आपको याद रखना है। ब्रह्मपुत्र नदी पर याद रखेंगे भूपेन हजारिका सेतु है। आप कहोगे कि इसी पर है, नहीं, ये लोहित नदी पर है भाई। लोहित नदी इसी की सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की। याद रखेंगे भूपेन हजारिका। एक इस पर पुल बना हुआ है बोगीबिल। क्या है, बोगीबिल। एक पुल बना हुआ है, एक ऐसा पुल है जिसके ऊपर ट्रेन है और नीचे सड़क है, यानी सड़क शहर रेल मार्ग है बोगीबिल। याद रखेंगे। और क्या पूछा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी से, तो ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे लंबी सहायक नदी अगर कभी पूछा जाएगा तो बराक है। कौन सा है, बराक। और बराक ही जब जाती है, बराक ही कहां मिल जाती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र में ही आके मिल जाती है बांग्लादेश में। बराक मणिपुर से निकलती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में इतने फैक्ट याद रखने हैं। अगर हम यही बात करेंगे सिंधु नदी की, किसकी बात करेंगे, सिंधु नदी कहां से निकलती है, तो ये भी निकलती है कैलाश पर्वत से ही निकलती है। कैलाश पर्वत के पास से ही निकलती है। मानसरोवर झील, कहां से, मानसरोवर झील से निकलती है, तिब्बत से निकलती है, तिब्बत से। इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो उसकी कुल लंबाई 20 किलोमीटर कम है। किससे, ब्रह्मपुत्र से। 2880 किलोमीटर है, उसकी 2900 किलोमीटर है। और ये 3 देशों में बहती है। कितने देशों में बहती है, 3 देशों में बहती है। यानी तिब्बत से निकलती है, तिब्बत चाइना का ही भाग है अभी। तिब्बत से निकलने के बाद ये भारत में आती है, और भारत के बाद ये पाकिस्तान में चली जाती है। तो 3 देशों में हो गया या नहीं, हो गया। उसके बाद ये निकलती कहां से, तो मैंने कहा बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है, या सिनकाबाब जलधारा भी कह सकते हैं। बोखरचू ग्लेशियर या सिनकाबाब जलधारा से नदी निकलती है। और सिंधु नदी की पहली सहायक नदी का नाम क्या है, पहली सहायक नदी का नाम क्या है, तो याद रखेंगे जास्कर है। क्या है, जास्कर है। और इसकी कई सारी और भी सहायक नदियां हैं, और भी कई सहायक नदियां, जैसे पंचनद। कौन सी है, पंचनद। और ये 5 नदियां कौन सी हैं, तो याद रखेंगे झेलम। क्या है, झेलम। चिनाव, क्या है, चिनाव। रावी, ब्यास और सतलज। ये 5 नदियां हैं, और इन्हीं 5 नदियों की भूमि को पंजाब कहते हैं। याद रखेंगे इन 5 नदियों की भूमि को। ठीक है, कुछ चीजें यहां पर और बता देते हैं। यहीं पर सिंधु नदी, मैंने कहा था सिंधु जल समझौता भी हुआ था। सिंधु जल समझौता कब हुआ था, तो डेट आपको याद रखनी है, 1960 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। आपको याद रखना है। कुछ चीजें यहां पर और एक्सप्लेन कर देते हैं। ये बेरीनाग से निकलती है, बेरीनाग जम्मू एंड कश्मीर से निकलती है ये। चिनाव और ये तीनों नदियां, ये HP हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं, और ये नदी यहां से निकलती है। ठीक है, याद हो गया। झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना है। क्या है, तुलबुल बांध है। तुलबुल बांध किस नदी पर है, इसी नदी पर है। चिनाव नदी पर याद रखेंगे वगलीहार, दुलहस्ती और सलाल परियोजना है, याद रखेंगे। और रावी पर रणजीत सागर बांध है, याद रखेंगे, रणजीत सागर। और चमेरा भी कह सकते हैं, एक चमेरा भी है। ठीक है, सतलज पर कौन सा है, तो भाखड़ा नागल है। कौन सा है, भाखड़ा नागल बांध है सतलज नदी पर। और ये भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध अगर कभी पूछा जाएगा तो आंसर सही हो जाएगा, भाखड़ा नागल बांध। ठीक है, और इसी के पीछे एक जलाशय बनाया गया है।
एक झील बनाई गई है, ये हम जलाशय भी कह सकते हैं, ये हम झील भी कह सकते हैं, जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, इसका नाम है गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील ये एचपी में पड़ती है, हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। आपको इतने प्रश्न याद रखने, कोई से भी प्रश्न यहां से पूछे जा सकते हैं, याद रखेंगे। और श्योक नदी किसकी सहायक नदी है? श्योक भी इसकी सहायक नदी है, और श्योक की सहायक नदी है नुब्रा ये। और इसकी और भी है, गोमल है, खुर्रम है, कई सारी और भी नदियां हैं इसकी। लेकिन इतने फैक्ट अगर हमको याद हैं तो सिंधु नदी से कोई प्रश्न गलत नहीं होगा, और इनसे जो आने वाले जो प्रश्न है हमारे एग्जाम में वो याद रखेंगे। झेलम नदी के किनारे श्रीनगर शहर भी बसा हुआ है, ठीक है, श्रीनगर शहर भी बसा हुआ है, आपको याद रखना है। इतनी चीजें समझ में आई। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा जलधारा किस नाम से जानी जाती है? चलो मैप पे देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। चलिए, यहां से गंगा नदी निकलती है इस प्रकार से, और यहां से ब्रह्मपुत्र नदी इस प्रकार से आती है, ध्यान से समझते रहना। और यहीं से मणिपुर से एक नदी आती है, इसका नाम है बराक। ये नदियां आकर मिली। अब इनके क्या क्या नाम है, अब हम इसको जानते हैं। अलग कलर देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, जो गंगा है इसको हम कहते हैं पद्मा, बांग्लादेश में कह रहा हूं। और जो ब्रह्मपुत्र है इसको कहते हैं जमुना। और जो बराक है इसे कहते हैं मेघना। क्योंकि ये मेघना ही बन जाती है यहां पर, तो ये मेघना बनेगी। क्या है? मेघना लिखा हुआ है, बिल्कुल आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, संयुक्त धारा। सांगपो के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में जाना जाता है, और बाकी पद्मा बांग्लादेश में गंगा को कहते हैं, जमुना ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में कहते हैं, और मेघना बराक नदी को कहा जाता है। और हम ये भी कह सकते हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त धारा को भी क्या कह सकते हैं? मेघना कहते हैं। और इसी के नीचे बनाया गया है दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, जिसका नाम है सुंदरवन का डेल्टा। क्या नाम है? सुंदरवन का डेल्टा, क्योंकि यहां पर सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं और बंगाल टाइगर पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम सुंदरवन का डेल्टा पड़ा, सुंदरवन। इसका दूसरा नाम है मोरीवंद डेल्टा। क्या नाम है? मोरीवंद डेल्टा भी इसको कहते हैं, आपको याद रखना है। ये मुख्य रूप से दो ही नदियां बनाती हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र, मुख्य रूप से यही दो नदियां हैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट बढ़ते हैं और आगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, कुछ चीजें यहां पर हम और एक्सप्लेन कर देते हैं गंगा नदी के बारे में। मैंने आपको वहां पर नहीं बताया था, तो गंगा नदी के बारे में हम यहां पर आपको बता देते हैं, ठीक है। गंगा नदी के बारे में, गंगा नदी से हमारे एग्जाम में कितने सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, आओ देखते हैं। सबको पता है दो धाराओं में इसका उद्गम हुआ है। कितनी? दो धाराओं में इसका उद्गम हुआ है। एक है हमारी अलकनंदा, कौन सा है? अलकनंदा। और दूसरा है भागीरथी। दूसरा क्या है? भागीरथी। और दोनों कहां मिल जाती हैं? देवप्रयाग पर। दोनों देवप्रयाग पर मिलने के बाद क्या बन जाती है? गंगा बन जाती है। क्या बन जाती है? गंगा। और गंगा प्रश्न आएगा मैदान में प्रवेश कहां करती है, तो मैदान में प्रवेश हरिद्वार के बाद कर देती है। हरिद्वार के बाद गंगा मैदान में प्रवेश कर जाती है, आपको याद रखना है। गंगा 5 राज्यों में होकर बहती है। कितने? 5 राज्यों से होकर बहती है। उत्तराखंड से निकलती है, उसके बाद यूपी में जाती है, यूपी के बाद बिहार में जाती है, बिहार के बाद झारखंड में जाती है, और झारखंड के बाद बंगाल में जाती है। वेस्ट बंगाल हम कह सकते हैं, बंगाल में जाती है। सबसे ज्यादा यहां से बहती है उत्तर प्रदेश में, सबसे ज्यादा बहती है गंगा नदी, और सबसे कम बहती है झारखंड में। सबसे कम झारखंड में एक जिला है, इसका नाम है साहेबगंज। केवल साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट में ये बहती है, बाकी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में बहती है। याद रखेंगे इसको। राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? राष्ट्रीय नदी कब बनाया गया था? तो 2008 ईस्वी में राष्ट्रीय नदी घोषित किया था। इसमें कीड़े क्यों नहीं पड़ते हैं? क्योंकि यहां पर बैक्टीरियोफेस पाया जाता है, इसके मारे यहां पर कीड़े नहीं पड़ते, इसके पानी में कीड़े नहीं पड़ते बैक्टीरियोफेस के कारण। और यहां से क्या प्रश्न पूछा जाता है? यहां से पूछा जाता है पहली सहायक नदी कौन सी है इसकी?
पहली सहायक नदी रामगंगा है, कौन सी है? रामगंगा है। और अंतिम सहायक नदी कौन सी है गंगा की? तो याद रखेंगे महानंदा है। कौन सा है? महानंदा है। और सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो आपका आंसर होगा यमुना नदी है सबसे लंबी सहायक नदी। कौन सी है? यमुना नदी है। अगर आपसे यही प्रश्न पूछ लिया जाए कि बाईं ओर से कौन कौन सी नदियां मिलती हैं, कहां से? बाईं ओर से, तो याद रखेंगे बाईं ओर से मिलती है रामगंगा, रामगंगा, दूसरा है घाघरा, तीसरा है गंडक, या हम बोल सकते हैं गोमती, गोमती, गंडक, गंडक, कोसी, कोसी, महानंदा, महानंदा। ये नदियां बाईं ओर से मिलती हैं गंगा नदी में। और दाईं ओर से कौन कौन सी नदी मिलती हैं? दाईं ओर से तो आपको याद रखना है यमुना, यमुना, सोन मिलती है, आपको याद रखना है। यमुना नदी और सोन नदी दाईं ओर से मिलती हैं, आपको याद रखना है। गंगा नदी के बारे में इतने फैक्ट अगर आपको याद है तो बहुत सारे प्रश्न आपके सॉल्व हो जाएंगे। गंगा नदी के किनारे एकमात्र राजधानी पटना स्थित है, और वाराणसी भी स्थित है, यूपी का शहर वाराणसी। हरिद्वार भी स्थित है, हरिद्वार। कन्नौज स्थित है, कौन सा? कन्नौज स्थित है। बक्सर स्थित है, बक्सर। कानपुर, कई सारे शहर गंगा नदी के किनारे हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, तो इतने प्रश्न गंगा नदी से हमको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। उसका नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? शोक का मतलब ये होता है ये नदी उस राज्य में तहलका मचा देती है, बहुत बाढ़ ला जाती है, बहुत लोगों का नुकसान हो जाता है, इसलिए शोक कहा जाता है। रास्ता परिवर्तन भी कर देती कभी कभी, तो बहुत सारे गांव रिल जाते हैं, तो यही ये शोक कहते हैं दामोदर नदी को। किसे कहते हैं? दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। अगर हम यहीं पर कहें कि बिहार का शोक किसे कहते हैं, क्या बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो आपका सही आंसर होगा कोसी नदी। क्या होगा आपका सही आंसर? कोसी नदी। आपसे पूछा जाएगा उड़ीसा का शोक किसे कहते हैं? क्या कहेंगे? उड़ीसा का शोक किसे कहेंगे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा महानदी को। और हुगली नदी को विश्वास घाती नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? विश्वास घाती नदी के नाम से हम जानते हैं, क्योंकि ये गंगा नदी की ही एक धारा है, गंगा नदी की ही वितरिका है, जो जैसे ही बांग्लादेश में गंगा नदी जाने वाली होती है तो एक वितरिका के रूप में, एक धारा के रूप में बंगाल में नीचे की ओर प्रवाह कर जाती है। और यही हुगली की सहायक नदी दामोदर है। हुगली की सहायक नदी कौन सी है? दामोदर है। और आपको पता है दामोदर छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। कहां से? छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, पठार से निकलती है, याद रखेंगे। ये नदी यानी छोटा नागपुर के पठार की सबसे लंबी नदी है दामोदर नदी, आपको याद रखना है ये कोस। और एक और पूछा जाए कि असम का शोक किसे कहते हैं? असम का शोक, तो आपका सही आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी को। क्या कहेंगे? ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे गुवाहाटी शहर बसा हुआ है। कौन सा? गुवाहाटी शहर बसा हुआ है, आपको याद रखना है। तो इतने फैक्ट हमको यहां से याद रखने हैं। और ये महानदी के किनारे कौन कौन से बांध हैं वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, बांध की जगह पर देखेंगे। तो इतने फैक्ट हमको यहां से याद रखने हैं। सोन और नर्मदा नदी एक ही स्थान से निकलती है, वो स्थान का नाम क्या है? बैतूल जिले मध्य प्रदेश से नहीं निकलती है। यहां से कौन सी नदी निकलती है? तो यहां से ताप्ती निकलती है। ताप्ती कह सकते हैं इसको, तापी भी कह सकते हैं। लेकिन एक नाम आपको और याद रखना है। कौन सा? राप्ती। क्या राप्ती नदी इसी की सहायक नदी है? नहीं भाई, ये घाघरा नदी की सहायक नदी है। और इस राप्ती नदी के किनारे योगी आदित्यनाथ का शहर है गोरखपुर। सीएम, यूपी के सीएम का घर है गोरखपुर, राप्ती नदी के किनारे। लेकिन ताप्ती और तापी अलग है। ये कहां से निकलती, मैं लोकेशन में आपको बताऊंगा। देखें, हाँ लोकेशन मैं आपको बताऊंगा अभी। अमरकंटक से बिल्कुल सही आंसर यही हो जाएगा। ये इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। उसके बाद आगे विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से कई सारी नदियां निकलती, जैसे माही निकलती है, बेतवा निकलती है, केन निकलती है,
और टोन से निकलती है, या तमसा भी कहते हैं। तो आप कहोगे सर केन टोन से तो कैमूर से निकलती है, तो कैमूर भी तो विंध्याचल का ही तो भाग है, तो कैमूर से निकलती है। बेतवा और माही कहां से निकलती है? विंध्याचल से निकलती है। और ये सारी नदियां कहां से निकलती हैं? ये सभी ये मध्य प्रदेश से निकलती हैं, आपको याद रखना है। ये कहां से निकलती है? सभी ये मध्य प्रदेश से निकलती है। सिंगबहा पहाड़ी छत्तीसगढ़ से कौन सी नदी निकलती है? दोस्तों मैंने इसको डिजाइन इस प्रकार से किया है ताकि प्रश्नों पे प्रश्न बन सके। ये ऑप्शन भी मैंने इसी प्रकार से डिजाइन किए, कट पेस्ट वाला मामला नहीं है, कहीं से कट कर लिया प्रश्न यहाँ पर डाल दिया। अपनी ही मर्जी से जो प्रश्न एग्जाम में आते हैं उसी को थोड़ा डेवलपमेंट करके यहाँ पर ले आया आपके लिए। छत्तीसगढ़ में महानदी छत्तीसगढ़ से निकलती है सिंगबहा पहाड़ी से। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। आओ, दक्षिण भारत का मैंने मैप बना दिया, थोड़ा चौड़ा बना दिया लेकिन कोई नहीं। आपको पता है यहां पर विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है ये वाली, और इसके नीचे ये है सतपुड़ा। ये क्या है? ये सतपुड़ा है, थोड़ा ऊपर बनाए, ये सतपुड़ा है। ठीक है, ये सतपुड़ा है। अब है क्या, ये नदियां है ना, यहां पड़ता है अमरकंटक। अमरकंटक कहां पड़ता है? मैकाल की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक। तो अमरकंटक से इस प्रकार से एक नदी निकलती है, इसका नाम है नर्मदा। ये क्या नाम है? इसका नाम है नर्मदा। कहां से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। एक नदी है इस यहाँ पर, इसका नाम है माही। माही नदी इस प्रकार से निकलती है और ये भी यहीं गिर जाती है। और यही सतपुड़ा के नीचे से एक नदी है जिसका नाम है ताप्ती नदी, ये भी यहीं से निकलती है। तो आप देखा, ये माही है, ये नर्मदा है और ये तापी है, ये विंध्याचल है और ये सतपुड़ा है। तो देखा ना कि विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से नर्मदा नदी होकर बह रही है, हाँ या ना। और यहीं पर पड़ता है यहाँ पर छत्तीसगढ़। यहाँ पर क्या? छत्तीसगढ़। और यहां से निकलती है महानदी। यहां से कौन सी नदी निकलती है? महानदी। और महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बाकी ये नर्मदा, ताप्ती, माही ये खंबात की खाड़ी या अरब सागर में गिरती है। ये जो है खाड़ी है ना दोस्तों, ये खंबात की खाड़ी है। ठीक है, तो हम खंबात की खाड़ी भी कह सकते हैं या अरब सागर में गिरने वाली नदियां भी कह सकते हैं। सोन नदी के बारे में अगर हम दो चार प्रश्न आपको यहां पर बताएं तो देखते हैं। ये गंगा नदी की सहायक नदी है। किसकी? गंगा नदी की सहायक नदी है, सहायक नदी है सोन नदी। और गंगा नदी में पटना में मिल जाती है। कहां मिलती है? पटना में मिल जाती है, याद रखेंगे। और इसी के किनारे या इसकी सहायक नदी है एक, सहायक नदी है एक, इसका नाम है रिहंद। क्या नाम है? रिहंद नाम है। और रिहंद नदी पर ही रिहंद बांध बना हुआ है। कौन सा? रिहंद बांध बना हुआ है। और ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है। कहां? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पड़ता है, याद रखेंगे। और इसी बांध के पीछे एक जलाशय बनाया गया है या एक झील बनाई गई है इसके पीछे। जो उत्तर प्रदेश के पहले सीएम थे गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, एक आर्टिफिशियल झील है, सोनभद्र में पड़ती है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है, आपको याद रखना है। ठीक है, और याद रखेंगे सोनभद्र एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से सीमा बनाता है। बिल्कुल 4 राज्यों से सीमा बनाता है। सीमा 4 राज्य सोनभद्र, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं, नर्मदा के बारे में आगे बताएंगे। प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? क्या पूछा? प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? और देख लेते हैं, 5वां प्रश्न हमारा। चलिए, तो ये आंसर तो सही हो जाएगा, गोदावरी नदी। क्या हो जाएगा? गोदावरी नदी हो जाएगा। और देख लेते हैं एक नदी के बारे में। यहां पर मैंने मैप छोड़ रखा है, बड़ा सा बनाते हैं ताकि चीजों को समझने में हमको आसानी हो जाए। ठीक है, चलिए। महाराष्ट्र में पड़ता है त्र्यंबकेश्वर। क्या पड़ता है? त्र्यंबकेश्वर। नासिक में पड़ता है त्र्यंबकेश्वर। और यहां से एक नदी निकलती है इस प्रकार से, इसका नाम है गोदावरी। क्या नाम है? गोदावरी नदी। कहां से निकलती है? नासिक से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर से, गोदावरी नदी। महाराष्ट्र से ही एक नदी और निकलती है, इसका नाम है कृष्णा नदी। क्या नाम है? कृष्णा नदी। और ये कहां से निकलती है? तो आपका आंसर होगा, इधर लिख देता हूं, नहीं यहां पर लिख देते। ठीक है, महाबलेश्वर। महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है, आपको याद रखना है। महाराष्ट्र से ये भी निकलती है और महाराष्ट्र से ये भी निकलती है।
ठीक है। एक नदी और है यहां से निकलती है जिसका नाम है कावेरी नदी। क्या नाम है? कावेरी नदी। कावेरी नदी निकलती है, आपको याद रखना है, ठीक है। ये दिख रहा है, चलिए, कावेरी नदी निकलती है। अब यहां पर कुछ और भी नदियां मैं डिफाइन करना चाहता हूं, कुछ और भी। यहां पर पड़ता है छत्तीसगढ़, यहां से एक नदी निकलती है, इसका नाम है महानदी। महानदी दिख रहा है, ये कलर देख लेना बच्चों, दिख रहा है ना? ठीक, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, लेकिन अगली बार नष्ट देख लेते हैं। ये है महानदी। तो ये हमने 3 नदियों के बारे में बताया था, कहां से निकलती हैं। और जो कावेरी है ये ब्रह्मगिरि से निकलती है। कहां से निकलती है? ब्रह्मगिरि से निकलती है। और ये तीनों नदियां बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। ब्रह्मगिरि कर्नाटक से निकलती है, आपको याद रखना है। तो 3 नदियों का मैंने क्रम बताया, कहां से निकलती है, कहां से नहीं निकलती है। गोदावरी को बृहद गंगा, बूढ़ी गंगा के नाम से जानते हैं। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी को कहते हैं। और इस पे कोटेश्वरम बांध भी स्थित है गोदावरी नदी पर, याद रखेंगे। और गोदावरी की एक नदी है जिसका नाम है इंद्रावती। गोदावरी की एक सहायक नदी है तो बहुत सारी, लेकिन एक सहायक नदी याद रखेंगे यहाँ पर, इसका नाम है इंद्रावती नदी, जिस पर चित्रकूट जलप्रपात है। और गोदावरी नदी पर बेनगंगा और पेनगंगा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी है। और कृष्णा की दूधगंगा और पंचगंगा किसकी सहायक नदी है? तो ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। इनमें थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, तो आपको यहां पर याद रखना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये वाला। बाकी ये पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है जिसका नाम है नर्मदा। और इसी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है तवा। पूछा गया है कई बार प्रश्न। और इसी नदी के किनारे सरदार सरोवर बांध स्थित है। क्या है? सरदार सरोवर बांध स्थित है। और सरदार सरोवर बांध कहां है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा गुजरात में। गुजरात में। और इसके पास में, इसके 2 किलोमीटर के सराउंडिंग में स्टेचू ऑफ यूनिटी स्थित है। स्टैचू ऑफ यूनिटी है, याद रखेंगे, इसी के पास में। और इस सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है जो साधु वेट आइलैंड पर पड़ती है, याद रखेंगे। नर्मदा नदी के किनारे ही स्थित है, याद रखेंगे। तो इतने फैक्ट हमको यहां से याद रखने। और इस पर कावेरी पर जो बांध बना हुआ है उसका नाम है मेट्टूर बांध। कौन सा है? मेट्टूर बांध बना हुआ है, आपको याद रखना है। और कृष्णा नदी पर जो बांध बना हुआ है उसका नाम है नागार्जुन बांध, अलमाटी बांध और श्री सैलम बांध। ये किस पर है? ये कृष्णा नदी पर है। तो हम देख रहे हैं एक एक क्वेश्चन से हम लगभग 30, 40, 50 प्रश्न देख पाते हैं, ताकि किसी भी प्रकार से हमारे एग्जाम में प्रश्न आए तो गलत ना हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। महानदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? तो हीराकुंड बांध बना हुआ है महानदी पर, जो किस राज्य में पड़ता है? तो आपका आंसर होगा उड़ीसा राज्य में है। कहां पर है? उड़ीसा राज्य में है, आपको याद रखना है। और ये भारत का सबसे लंबा बांध है भैया, लंबा, लगभग 25.8 किलोमीटर है। हम टोटल 26 भी कह सकते हैं किलोमीटर है, जो हीराकुंड बांध उड़ीसा में महानदी पर पड़ता है, ठीक है। टिहरी बांध प्रश्न आएगा, भारत का सबसे ऊंचा बांध है भाई। सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो आपका आंसर होगा टिहरी बांध है। 261 मीटर इसकी ऊंचाई है। और जो किस नदी पर है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा भागीरथी। क्या आंसर होगा? भागीरथी। और भिलंगना नदी पर है। और भिलंगना नदी पर है ये बांध, आपको याद रखना है। उत्तराखंड में पड़ता है, गढ़वाल जिले में, आपको याद रखना है। टिहरी गढ़वाल में ही पड़ता है, आपको याद रखना है ये बांध। सरदार सरोवर बांध के बारे में मैंने बताया था, ये नर्मदा नदी पर है। नर्मदा नदी पर गुजरात में पड़ता है। कहां पड़ता है? गुजरात में पड़ता है, आपको याद रखना है। तुलबुल बांध किस नदी पर है? तो याद रखेंगे झेलम नदी पर है। किस नदी पर है? तो आपका आंसर होगा
झेलम नदी पर है, आपको याद रखना है। तुलबुल बांध और उरी बांध दोनों यहीं पर हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, तो इतने प्रश्न हमको यहाँ से याद रखने। कुछ और मैं आपको बता देता हूँ, कुछ बांध आपके लिए। भाखड़ा नागल मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, भाखड़ा नागल बता चुका हूँ। एक इडुक्की बांध याद रखेंगे। कौन सा? इडुक्की बांध किस नदी पर है? तो आपका आंसर होगा पेरियार नदी पर है। कौन सा? पेरियार नदी पर है इडुक्की बांध, आपको याद रखना है। एक और बांध याद रखेंगे, काकरा पार। कौन सा? काकरा पार बांध, ये किस नदी पर है? तो आपका सही आंसर होगा तापी या ताप्ती नदी पर है। ताप्ती नदी पर है काकरा बांध। एक और बांध देख लेते हैं, इसका नाम है फरक्का बांध। क्या नाम है? फरक्का बांध। फरक्का बांध गंगा नदी पर बनाया गया है, गंगा नदी पर है, और ये वेस्ट बंगाल में है। कहां पर है? गंगा नदी पर है। गंगा नदी कहां पर है? वेस्ट बंगाल में है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो इतने प्रश्न हमको यहां से याद रखने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में निम्न में से कौन सी नदी नहीं गिरती है? नहीं पूछ रहा है, याद रखेंगे, नहीं। कौन सी नहीं गिरती है? ब्राह्मणी गिरती है, पेन्नार गिरती है, स्वर्णरेखा गिरती है, शरावती नहीं गिरती है। इसका लोकेशन मैं आपको और बता देता हूं। हाँ, खाली है पेज आगे का। पहले देखेंगे हम यहां से बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। बंगाल की खाड़ी से पहले अरब सागर में देख लेते हैं। पहले अरब सागर में कौन कौन सी नदियां गिरती हैं, पहले इसको देख लेते हैं। साबरमती, साबरमती एक नदी, ये अरब सागर में ही गिरती, खंबात की खाड़ी। नर्मदा नदी, नर्मदा नदी भी यहीं गिरती है। इस प्रकार से माही नदी, माही नदी के बाद ये वाली तापी नदी, तापी या ताप्ती भी कहते हैं, ये अरब सागर में गिरने वाली नदियां बता रहा हूं सारी में। जुआरी नदी, जुआरी मांडवी कहते हैं, जुआरी नदी। पेरियार नदी, पेरियार नदी। भरत पूजा या भरतपुड़ा नदी, और कर्नाटक से एक नदी निकलती है, इसका नाम है पंचगंगा बल्ली, पंचगंगा बल्ली। और इसी की एक सहायक नदी है वराही, और इस पे कुचिकल वाटरफॉल है, आपको पता है ना, कुचिकल, कुचिकल वाटरफॉल आपको याद रखना है। तो साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, जुआरी, पंचगंगावल्ली, पेरियार, भरतपूजा, एक पेम्बा नदी भी है, लेकिन वो पेम्बा नदी बिम्बनाड झील में अपना मुहाना बनाती है। तो ये सारी नदियां अरब सागर में गिरती है। ये सारी नदियां कहां गिरती हैं? अरब सागर में गिरती हैं। और ये सारी नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं, ये सभी नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं, ये सारी नदियां एक्सचुरी बनाती हैं। यानी अरब सागर में गिरने वाली जितनी भी नदियां हैं वो डेल्टा नहीं बनाती, एक्सुरी, ज्वार, नदमुख बनाती हैं। और जितनी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं वो सभी डेल्टा बनाती हैं। अब हम बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां देख लेते हैं। कहां पर देख लेते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां? आओ देख लेते हैं एक एक करके। ये है उड़ीसा, उड़ीसा का बाद ये हमारा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद ये हमारा तमिलनाडु। ठीक है, तो हम तीन का ही देखेंगे। ये हमारा तमिलनाडु है, ये आंध्र प्रदेश है, ये उड़ीसा है, वो लिख देते हैं। तो उड़ीसा की एक नदी है यहाँ पर, यहाँ लिख ले स्वर्णरेखा नदी। कौन सा? स्वर्णरेखा नदी, ये आती है। एक नदी और है, इसका नाम है स्वर्णरेखा के बाद ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी के बाद बैतरणी नदी, बैतरणी के बाद महानदी, महानदी, महानदी के बाद रूसीकुल नदी, रूसीकुल नदी, रूसीकुल के बाद दया नदी, दया नदी। इन सभी नदियों का मुहाना उड़ीसा के तट पर है। 6 नदियों का, स्वर्णरेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी, और आपका महानदी, रूसीकुल नदी, दया नदी, ये सभी, ये दया है जिसके किनारे कलिंग का युद्ध हुआ था, आप लोगों को पता होगा। उसके बाद यहां पर एक नदी निकलती इस प्रकार से आती है, बड़ी सी बना लेते हैं, जिसका नाम है गोदावरी। ये क्या है? ये गोदावरी है, ये गोदावरी है। उसके बाद एक और है इस प्रकार से, इसका नाम है कृष्णा है। ये कौन सी है? ये कृष्णा है। कृष्णा के बाद एक और है, इसका नाम है पेन्नार। इस प्रकार से इसका नाम क्या है? पेन्नार। पेन्नार के बाद एक छोटी सी नदी है, इसका नाम है अडियार। क्या नाम है? अडियार। इसके किनारे चेन्नई शहर बसा हुआ है। फिर है पेन्ना नदी। कौन सा? पेन्ना नदी। और फिर यहां से एक नदी निकलती है, इसका नाम है कावेरी नदी।
क्या नाम है, कावेरी नदी। और एक छोटी सी नदी इसका नाम है बैगई नदी, बैगई नदी। ये जितनी भी नदियां मैंने लिखी है ये सारी कहां गिरती हैं, तो आपका सही आंसर होगा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये बैगई कहां गिरती है, ये जल गिराती है भारत और श्रीलंका के बीच में जो पाक जल संधि है वहां पर ये अपना जल गिराती है, याद रखेंगे। और भी कई सारी नदियां हैं जैसे व्यापार नदी, व्यापार नदी, ताम्रपर्णी नदी, ताम्रपर्णी नदी। ये जो नदियां हैं व्यापार, ताम्रपर्णी नदी, ये व्यापार और ताम्रपर्णी नदी हैं, ये मन्नार की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती हैं। तो ये सारी नदियां कहाँ गिरती है, तो आपका आंसर होगा सारी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये दोनों मन्नार की खाड़ी में गिरती है और ये पाक जल संधि में गिरती है, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, तो मैप बना लेते हैं। टोटल तटीय राज्य कितने हैं, तो आपका सही आंसर होगा 9। कितने राज्य हैं तटरेखा से, तो आपका आंसर होगा 9। गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है। तो कहने का मतलब यही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 राज्य तटरेखा सीमा बनाते हैं। और सबसे ज्यादा तटरेखा सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा, और सबसे कम गोवा, सबसे कम गोवा। कुछ चीजें यहां पर और याद रखेंगे, जो गोवा है, गोवा का जो तट है इसको क्या कहा जाता है, कई बार पूछा जाता है, काठियावाड़ तट। क्या कहा जाता है, काठियावाड़ तट के नाम से हम जानते हैं, याद रखेंगे। और ये महाराष्ट्र का तट है, महाराष्ट्र और गोवा के बीच में, महाराष्ट्र और गोवा के बीच में जो तट है उसको क्या कहते हैं, तो याद रखें कोकण तट कहते हैं। क्या कहते हैं, कोकण तट कहते हैं, आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट, गोवा से और मैंगलोर तक कौन सा तट है, तो इसको कनारा तट कहते हैं, कनारा, या कहीं कहीं कन्नड़ भी लिखा हुआ मिलेगा, कन्नड़ तट। और ये केरल का जो तट है इसको क्या कहते हैं, कर्नाटक से केरल के बीच में जो तट है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मालाबार तट। क्या कहते हैं, मालाबार तट के नाम से जानते हैं। उसके बाद में एक तट तमिलनाडु में यहां पर पड़ता है, इसको हम कोरोमंडल के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं, कोरोमंडल। आपको पता है सर्दियों में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है, तो तमिलनाडु में ही होती है, कोरोमंडल तट पर होती है। ये प्रश्न कई बार आता है कि ठंडों में बारिश कहाँ होती है, तमिलनाडु में। पूरे भारत में यहीं पर ज्यादा होती है। ठीक है, याद रखेंगे। तो प्रश्न था हमारा तटरेखा सीमा नहीं बनाता है, तो आपका हाँ सबसे लंबी तो गुजरात हो जाएगा और सबसे कम गोवा हो जाएगा, याद रखेंगे। और दूसरा सबसे ज्यादा तट सीमा बनाने वाला तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। इतने फैक्ट हमें यहां से याद रखने। आगे बढ़ते हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, आओ इसको भी देख लेते हैं मैप बना के। छोटा सा बना लेते हैं, याद करने में आसानी होगी। ठीक है, चलिए दक्षिणतम बिंदु की बात कर रहे हैं। आपको पता है यहां पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है या नहीं है, चलिए तो यहां पर पड़ता है दक्षिणी बिंदु। ये जो आइलैंड है इसका नाम है ग्रेट निकोबार। क्या नाम है, ग्रेट निकोबार आइलैंड है। और ग्रेट निकोबार के नीचे क्या पड़ता है, तो आपका आंसर होगा इसके नीचे पड़ता है इंदिरा पॉइंट। क्या पड़ता है, इंदिरा पॉइंट पड़ता है। इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम है पिगमेलियन पॉइंट। क्या नाम है, पिगमेलियन पॉइंट। और तीसरा नाम भी कभी कभी आ जाता है पार्सन इकाई, पार्सन इकाई, याद रखेंगे। ये दक्षिणी बिंदु है जो ग्रेट निकोबार आइलैंड पे पड़ता है। और इसके निकटतम कौन सा देश है, एक बार ये प्रश्न आया था भाई, एक बार आया था। इसके निकटतम देश कौन सा है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का जकार्ता आइलैंड पास में पड़ता है, सुमात्रा आइलैंड, जकार्ता आइलैंड। तो निकटतम देश है इंडोनेशिया, आपको याद रखना है। एक बार ये प्रश्न आया था कि ये इंदिरा पॉइंट का अक्षांशीय विस्तार कितना है,
6 डिग्री 4 मिनट है। कितना है? 6 डिग्री 4 मिनट है, याद रखेंगे। और इस कन्याकुमारी का 8 डिग्री 4 मिनट है, याद रखेंगे। कन्याकुमारी का 8 डिग्री 4 मिनट है और इसका इतना है। अगर यही पूछा जाए पूर्वी बिंदु कौन सा है, भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो याद रखेंगे अंजाव डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, अंजाव जिले में पड़ता है, जिसका नाम है किबिथु। क्या नाम है? किबिथु। कहीं कहीं वलांगू भी लिखा हुआ मिलेगा दोस्तों। और ये अरुणाचल प्रदेश में है। कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में है, याद रखेंगे। और इसका किबिथु का विस्तार कितना है? तो 97.25 मिनट है, आपको याद रखना है। इसका बात करेंगे कि पश्चिम में विस्तार कितना है, तो आप कहेंगे कच्छ जिले में पड़ता है। कहां? कच्छ जिले में पड़ता है, गुजरात में। कहां? गुजरात में। जगह का नाम है गौहर माता। गौहर मोटा भी लिखा मिलेगा, गौहर माटा भी मिलेगा, कहीं कहीं सरक्रीक भी लिखा हुआ होता है, सरक्रीक, याद रखेंगे। यहीं पर नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे उत्तरी बिंदु की, तो उत्तरी बिंदु यहां पड़ता है, इसका नाम है इंदिरा कौल। क्या नाम है? इंदिरा कौल नाम है। और ये पड़ता है लद्दाख में। कहां पड़ता है? लद्दाख में पड़ता है। आपका आंसर सही हो जाएगा। अगर ये कभी ये पूछा जाए, क्या पूछा जाए, ये प्रश्न अलग से बताएंगे आपको, ये प्रश्न अलग से बताएंगे। प्रश्न हम पहले यहां लिख देते। प्रश्न आएगा भारत में मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है? तो आपका सही आंसर होगा कन्याकुमारी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी हो जाएगा। लेकिन कन्याकुमारी ऑप्शन में नहीं आया तो केप कमोरिन ऑप्शन में आएगा। केप कमोरिन ऑप्शन में आएगा। केप कमोरिन नहीं आया तो केप अंतरीप आ जाएगा। केप अंतरीप आ जाएगा। केप अंतरीप नहीं आया तो कुमारी अंतरीप आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कुमारी अंतरीप आ जाएगा। आपको याद रखना, कुमारी अंतरीप। ठीक है, तो इतने प्रश्न हमको यहां से याद रखने। अगर यहीं पर यह पूछ लिया जाए कि भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो 3214 किलोमीटर है, याद रखेंगे। और पूरब से पश्चिम लंबाई कितनी है, तो 2933 किलोमीटर है, याद रखेंगे। इसका कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट और इसका है 37 डिग्री 6 मिनट। विस्तार आपको याद रखना है 8 से इतना इतना। ठीक है, तो इतने फैक्ट हमको यहां से याद रखने, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा का नाम क्या है? तो मैकमोहन रेखा। क्या नाम है? मैकमोहन रेखा। और याद रखेंगे मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब किया गया था? ये प्रश्न आता है, निर्धारण कब किया गया था? तो 1914 में शिमला समझौता के दौरान किया गया था। कहां पर? शिमला समझौता के दौरान किया गया था, आपको याद रखना है। और 1914 में से ही या 1914 से ही मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया गया था। मैकमोहन रेखा वर्तमान में कहां पड़ती है, ये लोकेशन से मैं आपको बता देता हूं। चलिए, ये लोकेशन से मैं आपको बता देता हूं। ये चाइना है, तो चाइना का ये वाला भूटान है और ये नेपाल है। तो ये वाली जो सीमा है, ये वाली यही है मैकमोहन, यही वाली मैकमोहन रेखा जो अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी भाग पर पड़ती है, यही है मैकमोहन रेखा, अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी भाग में पड़ती है। डूरंड रेखा किस किस के बीच में है? तो आपका सही आंसर होगा भारत और अफगानिस्तान के बीच में। भारत और अफगानिस्तान के बीच में है, आपको याद रखना है। यानी यहां पर पड़ती है, ये पाकिस्तान है और इसके ऊपर ये अफगानिस्तान है, तो यहां पर पड़ती है ये डूरंड रेखा यहां पर। लेकिन ये भाग तो पाकिस्तान के पास में है, पीओके कहते हैं इसको। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, हम ये भी कह सकते हैं भाई अभी। ठीक है, जो जैसे प्रश्न आएगा हम वैसे बना देंगे। तो भारत अफगानिस्तान के बीच में इसलिए कह सकते हैं ये भारत का ही भाग है, लेकिन वर्तमान में ये हमारे पास में नहीं है, ये पीओके का क्षेत्र है, ये कब्जा कर रखा है पाकिस्तान वालों ने। तो हम ये कह सकते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में भी डूरंड रेखा है। रेड क्लिफ रेखा किस किस के बीच में है? तो सर सिरिल रेड क्लिफ के द्वारा 1947 को ये रेखा का निर्धारण किया गया था। किस किस के बीच में?
तो आपका आंसर होगा भारत और पाकिस्तान के बीच में, पाकिस्तान के बीच में। और उस समय भारत और बांग्लादेश के बीच में भी उस समय किया गया था। बांग्लादेश उस समय पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। क्या हुआ करता था? पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, लेकिन पूर्वी पाकिस्तान, सही से लिख देते हैं। और आपको पता है ये पूर्वी पाकिस्तान 1971 में बांग्लादेश बन गया। कब? 1971 में बांग्लादेश बन गया, 26 मार्च 1971 को, आपको याद रखना, ठीक है। तो इतने प्रश्न हमको यहां से याद रखने। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? सबसे ज्यादा, आओ देख लेते हैं। भारत के 7 पड़ोसी देश हैं। कितने? भारत के 7 पड़ोसी देश हैं। 7 में से सबसे ज्यादा सीमा किसकी लगती है? आओ देख लेते हैं एक एक करके, ताकि समझने में हमको आसानी हो जाएगी। चलिए, ये दोस्तों नेपाल है। ये कौन सा है? ये नेपाल देश है। और ये भूटान है। ये कौन सा है? ये भूटान है। इस तरफ यहां पर ये पड़ता है म्यांमार। म्यांमार, म्यांमार को पुराना नाम बर्मा के नाम से हम जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बर्मा। इसकी राजधानी रंगून थी। ये पूरा चाइना है, चीन है। और ये नीचे तिब्बत पड़ता है, ये वाला क्षेत्र। इस तरफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान है। और पाकिस्तान के ऊपर ये वाला अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान है, आपको याद रखना है। यहां पर पड़ता है ये, सही से बना देते हैं इसको दोस्तों, ये जिसे हम बोलते हैं बांग्लादेश। क्या है ये बांग्लादेश है, जहां पर अभी लड़ाई छिड़ी हुई है, धुआंधार चल रहा है। तो ये बांग्लादेश है। तो 7 पड़ोसी देश हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 हो गए। सबसे ज्यादा जो सीमा है वो बांग्लादेश बनाता है, 4096.7 किलोमीटर बनाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। 3488 किलोमीटर चाइना बनाता है। और पाकिस्तान 3323 किलोमीटर बनाता है पाकिस्तान। 106 किलोमीटर अफगानिस्तान। और म्यांमार, याद रखेंगे, 1643 किलोमीटर म्यांमार बनाता है। और नेपाल बनाता है 1751 किलोमीटर। और भूटान बनाता है 699 किलोमीटर। ये सीमा बनाते हैं ये 7 पड़ोसी देश, आपको याद रखना है, ठीक है। तो बांग्लादेश के बारे में बताएं तो बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है, नदियों का देश। पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? तो कंचनजंगा हो जाएगा। लेकिन अगर यहां पर यह प्रश्न पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो केटू हो जाएगा। आओ देख लेते हैं एक एक करके, आओ देख लेते हैं मैप पे, ठीक है। आओ देख लेते हैं एक एक करके मैप से। चलिए चलिए आओ देख लेते हैं फटाफट। देखो, हिमालय इस प्रकार से है, हिमालय बना देते हैं। नंगा पर्वत से इस प्रकार से है हिमालय, जो नामचा बरवा तक गया हुआ है। इसका आकार धनुष के आकार का है। इस पे देख लेते हैं कौन कौन सी चोटियां पड़ती हैं। तो यहां पर पड़ती है नामचा बरवा। क्या है? नामचा बरवा। ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है। और यहीं से, याद रखेंगे, इसी नामचा बरवा से ब्रह्मपुत्र नदी इस प्रकार से आती है और यहीं से मुड़कर अरुणाचल प्रदेश में चली जाती है, यही नामचा बरवा। उसके बाद यहां पर सिक्किम में पड़ती है, सिक्किम में, और इसका थोड़ा सा भाग नेपाल में भी है। यही है हमारी कंचनजंगा, कंचनजंगा याद रखेंगे। उसके बाद में और भी बहुत सारी पीक हैं, जैसे यहीं पड़ती है मकालू। क्या है? मकालू। मकालू के बाद पड़ती है माउंट एवरेस्ट। कौन सी? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट के बाद पड़ती है मंसालू। क्या पड़ती है? मंसालू। मंसालू के बाद पड़ती है अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा, ये क्रम से है दोस्तों। अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा के बाद धौलागिरी। कौन सा? धौलागिरी। हिमालय पे बता रहा हूं, ठीक है। और इधर आ जाओ, उत्तराखंड में पड़ती है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ, केदारनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, गंगोत्री, नंदा देवी,
नंदा देवी, ये सारी चोटियां कहाँ की है? तो आप कहेंगे उत्तराखंड की है, ये हिमालय की ही है, याद रखेंगे। और ये ऊपर पड़ता है नंगा पर्वत, नंगा पर्वत जो पीओके के क्षेत्र में पड़ता है, आपको याद रखना है। तो ये सारी चोटियों के नाम आपको याद रखने, कौन सा किस राज्य में। ये जो चोटी है, चाहे धौलागिरी हुआ, अन्नपूर्णा हुआ, मंसालू हुआ, एवरेस्ट हुआ या मकालू हुआ, ये सभी नेपाल में है। ये सिक्किम में है। कंचनजंगा कहां पर है? सिक्किम में है, आपको याद रखना है। कंचनजंगा कहां पर है? तो आपको याद रखना है ये सिक्किम में है, सिक्किम में है, ठीक है, ये सिक्किम में है, आपको याद रखना है। उसके बाद में अगर हम यही बात करें कि भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो केटू है, वो यहां पर पड़ती है। केटू कहां पर पड़ती है? यहां पर पड़ती है। केटू काराकोरम श्रेणी है यहीं पर, इस प्रकार से काराकोरम श्रेणी है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है केटू, ये हम ये कह सकते हैं। और काराकोरम श्रेणी ट्रांस हिमालय का भाग है, और ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भी केटू हम कह सकते हैं, आपको याद रखना, ठीक है। तो इतने प्रश्न हमको चोटियों से याद रखने हैं। अगर यहीं पर पूछा जाए कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइएगा क्या है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा अनाईमुदी। क्या हो जाएगा? अनाईमुदी, जो केरल में पड़ती है। कहां पड़ती है? केरल में पड़ती है, अन्नामलाई पर्वत की है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा नीलगिरी, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोदा बेटा। क्या हो जाएगा? दोदा बेटा हो जाएगा, आपको याद रखना है। यहीं पर पूछा जाए, बताओ सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या? सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? सबसे ऊंची चोटी, तो आपका आंसर होगा धूपगढ़। क्या हो जाएगा? धूपगढ़, मध्य प्रदेश में पड़ती है, 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगर यही पूछा जाए अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो आपका आंसर होगा सबसे ऊंची चोटी, तो आपका आंसर होगा गुरु शिखर। क्या होगा? गुरु शिखर। गुरु शिखर 1722 मीटर है इसकी ऊंचाई, आपको याद रखना है, जो माउंट आबू पर पड़ती है। कहां पड़ती है? माउंट आबू पर पड़ती है, आपको याद रखना है, माउंट आबू पर पड़ती है। और धूपगढ़ कहां पड़ती है? पंचमढ़ी पर पड़ती है, पंचमढ़ी। और पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। तो इतनी सारी चोटियां अगर आपको याद है तो आपका काम हो जाएगा, याद रखेंगे। पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट की चोटी कौन सी है? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे, ठीक है। बाकी बढ़ते नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है? पश्चिमी घाट, अभी पश्चिमी घाट पूर्वी घाट क्या होता है भाई, देख लेते हैं। पूरब इधर है तो इसको कहते हैं पूर्वी घाट, इस वाले को, और इस वाले को कहते हैं पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट का नहीं है तो पिपली घाट। पिपली घाट अरावली का है, अरावली पर्वत पर पड़ता है पिपली घाट दर्रा, अरावली में, अरावली में राजस्थान में पड़ता है, याद रखेंगे। कहां पड़ता है? राजस्थान में। और अरावली राजस्थान में एक हल्दी घाटी भी पड़ता है। कौन सा? हल्दी घाटी दर्रा भी यहीं पर पड़ता है, हल्दी घाटी दर्रा। ये प्रश्न कई बार आते हैं। यहां पर पड़ता है दोस्तों भोर घाट, यहां के नीचे पड़ता है थाल घाट, और यहां पर पड़ता है केरल में पाल घाट। तो प्रश्न आता है भोर घाट किस किस को कनेक्ट करता है? तो आप कहेंगे मुंबई को, मुंबई को पुणे से कनेक्ट करता है, पुणे से जोड़ता है, ये प्रश्न कई बार आता है। और थाल घाट तो याद रखेंगे मुंबई को नासिक से जोड़ता है, नासिक से जोड़ता है, याद रखेंगे। पाल घाट कह सकते हैं केरल से, केरल का कोझिकोड, केरल का क्या है? कोझिकोड को प्लस कनेक्ट करता है कोयम्बटूर, कोयम्बटूर, और कोयम्बटूर कहां पड़ता है? तमिलनाडु में। इन दोनों को जोड़ता है, याद रखेंगे। या हम ये कह सकते हैं अन्नामलाई पर्वत, अन्नामलाई पर्वत और नीलगिरी, नीलगिरी पर्वत को अलग करता है,
पर्वत को अलग करता है, आपको याद रखना है। कौन सा? पालघाट दर्रा आपको याद रखना है। और भी कई सारे दर्रे हैं जो आपको याद रखनी है, जैसे जैसे काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम है, जो लद्दाख में पड़ता है। कहां पड़ता है? लद्दाख में पड़ता है। उसके बाद में बुर्जिल दर्रा, इसके बाद में बात करेंगे बुर्जिल दर्रा, बनिहाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, पीर पंजाल। ये तीनों दर्रे जम्मू एंड कश्मीर में पाए जाते हैं। ये तीनों दर्रे जम्मू एंड कश्मीर में है। नेक्स्ट, उसके बाद वड़ा लाचा दर्रा, रोहतांग दर्रा और सिपकिला दर्रा। ये सिपकिला दर्रा वही है जहां से सतलज नदी निकलती है, सिपकिला दर्रा। ये तीनों दर्रे हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे हैं। नोट करते रहना है, हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे हैं। उसके बाद माना दर्रा, नीति दर्रा या नीतीला दर्रा और लिपुलेख। लिपुलेख दर्रा कहां पर है? तो ये सारे तीनों दर्रे उत्तराखंड के दर्रे हैं। उसके बाद नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा अगर पूछा जाएगा, जेलेपला दर्रा कहां के हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम के हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा बोमडिला दर्रा, बोमडिला या यांग याप दर्रा या तुजू दर्रा या दीफू होगा, दीफू दर्रा। ये दर्रे कहाँ के हैं? तो ये दर्रे अरुणाचल प्रदेश के हैं, आपको याद रखेंगे। उसके बाद तुजू दर्रा मणिपुर का दर्रा है, ये आपको याद रखने। तो इतने सारे दर्रे हमें आपको याद रखने, तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा किस राज्य में कौन सा दर्रा है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उमयम झील किस राज्य में है? उमियम, तो इसका सही आंसर होगा मेघालय। मेघालय में आपको पता है गारो खासी जयंतियां पड़ती है, 3 पहाड़ियां, 3 जनजातियां भी हैं और सबसे ज्यादा दुनिया में बारिश यहीं पर होती है। कहां पर? मेघालय में, मासेराम या चेरापूंजी में। और भारत में सबसे कम बारिश लद्दाख में होती है, याद रखेंगे। तो झीलों में ये सबसे ज्यादा झील है। बाकी और झीलों के नाम अगर हमको याद है, जैसे यहाँ पर कुछ झीलों के नाम याद रख लेंगे। बूलर झील, बूलर झील जम्मू एंड कश्मीर में पड़ती है, जम्मू कश्मीर में पड़ती है। और ये ताजे पानी की झील, ताजे पानी और मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की, ताजे पानी की झील का नाम क्या है? तो बूलर झील हो जाएगा। एक झील का नाम याद रखेंगे, चिल्का। ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। क्या? खारे पानी की सबसे बड़ी झील का नाम क्या है? तो आपका आंसर होगा चिल्का, जो उड़ीसा में पड़ती है। कहां पड़ती है? उड़ीसा में पड़ती है। एक लोकटक झील का नाम याद रखेंगे, लोकटक। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है, जो मणिपुर में पड़ती है। कहां पर? मणिपुर में पड़ती है। और इसी झील में एक तैरता हुआ आइलैंड है, इसका नाम है केईबुल लामजाओ। केईबुल लामजाओ ये तैरता हुआ एक द्वीप है, याद रखेंगे। और ये नेशनल पार्क भी है, तैरता हुआ द्वीप भी है, नेशनल पार्क भी है, याद रखेंगे। इस झील के अंदर है, जो तैरता रहता है, याद रखेंगे। और इसकी जो वनस्पति है, इसमें जो पाई जाने वाली वनस्पति है केईबुल लामजाओ में, उसे फुमदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फुमदी कहा जाता है। और याद रखेंगे कोलेरू झील, ये गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टाई क्षेत्र में पड़ती है। पुलिकट झील, पुलिकट झील, ये दोनों झीलें आंध्र प्रदेश में पड़ती हैं, आपको याद रखना। पुलिकट झील श्रीहरिकोटा द्वीप इसी झील में स्थित है। उसके बाद लोनार झील, लोनार झील को क्रेटर झील कहते हैं, जो महाराष्ट्र की प्रसिद्ध झील है। लोनार झील, उल्कापिंड निर्मित झील, ज्वालामुखी झील, इसे ही को कहते हैं लोनार, जो महाराष्ट्र के बुल्डाना जिले में स्थित है, आपको याद रखना। ठीक है। उसके बाद में और कई सारी झीलें याद रखनी है, जैसे नक्की, राजस्थान की झीलों के बाद यहाँ पे राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में कौन कौन सी, आओ देख लेते हैं। नक्की याद रखेंगे, फतेह सागर याद रखेंगे, जयसमद याद रखेंगे, राजसमद याद रखेंगे, पुष्कर याद रखेंगे, पुष्कर, डीडवाना याद रखेंगे, पिछौला याद रखेंगे, देवर याद रखेंगे
और फतेह सागर हो गया, लूनक सागर याद रखेंगे, लूनक सागर याद रखेंगे, धीवर याद रखेंगे, रंग स्वरूप याद रखेंगे, एक लास्ट है सांभर झील याद रखेंगे। तो इतनी सारी झीलें राजस्थान में हम लोग याद रखेंगे। अगर ये कभी पूछा जाए सबसे अधिक खारा पाना भारत में कहां, भारत में सबसे अधिक खारा पानी कहां पर है, तो साबर झील। लेकिन ये कभी पूछा जाए कि सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तो चिल्का हो जाएगा। लेकिन सबसे अधिक खारा पानी कहां है, तो सांभर में हो जाएगा, याद रखेंगे। तो इतनी राजस्थान की झीलों के बारे में याद रखने। गुजरात में नल सरोवर है, याद रखेंगे। गुजरात में कौन सी है, नल सरोवर है। चंडीगढ़ में कौन सी है, सुखना है। चंडीगढ़ में कौन सी है, सुखना है। तो कई सारी झीलों के नाम हमको यहां से याद रखने। तेलंगाना में याद रख लेंगे, तेलंगाना में 2 झीलों के नाम, एक का नाम है हुसैन सागर झील। क्या नाम है, हुसैन सागर झील, और उस्मान सागर झील। क्या नाम है, उस्मान सागर झील। आपको पता है हुसैन सागर झील के एक तरफ सिकंदराबाद पड़ता है और दूसरी तरफ हैदराबाद पड़ता है, इसलिए इनको जुड़वा शहर के नाम से हम जानते हैं। किस नाम से, जुड़वा शहर के नाम से जानते हैं। और केरल की प्रसिद्ध झीलों के नाम आपको यहां पर लिख देता हूं। केरल की झीलों के नाम आपको याद रखने हैं, वेम्बनाड, वेम्बनाड, अष्टमुदी, अष्टमुदी और कोट्टा। वेम्बनाड जो झील है, ये भारत की सबसे लंबी झीलों में से एक है। 96 किलोमीटर इसकी लंबाई है और यहाँ पर नौकायन प्रतियोगिताएं होती हैं। नाव होती है लंबी लंबी, 20-30 लोग बैठे होते हैं और इस प्रकार से भगाते हैं तेजी से। जो जीतता है भाई सिकंदर, जो जीता उसको नेहरू ट्रॉफी दे दी जाती है, बात खत्म हो जाती है। तो इतनी झीलें हमको यहाँ से याद रखनी। आगे बढ़ते हैं। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी होती है, तो काली, काली। लेकिन काली की जगह कभी कभी रेगुर भी लिखा हुआ मिलेगा मेरे भाई, रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुर भी कहा जाता है और इसी को लावा मिट्टी भी कहा जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, आओ देख लेते हैं मिट्टी से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत में पाई जाने वाली, ऐसे देख लेते हैं, भारत में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मिट्टी का नाम क्या है, पाई जाने वाली मिट्टी बताओ भाई, कौन सी हो जाएगी। तो नंबर 1 पर हो जाएगी जलोढ़, दूसरे नंबर पर हो जाएगी लाल, तीसरे नंबर पर हो जाएगी काली, और चौथे पे हो जाएगी लैटेराइट, लैटेराइट। और इनकी लोकेशन देख लेते हैं, मैप पे इनकी लोकेशन देख लेते हैं, चारों मिट्टियों की पूरा मैप बना देते हैं। आधे अधूरे से काम नहीं चलेगा आज, फटाफट। ठीक है, जैसा ही बन रहा है टेढ़ा मेढ़ा बट मेरा है। आओ देख लेते हैं। चलिए, जलोढ़ मिट्टी की बात करेंगे। इस प्रकार से जलोढ़ मिट्टी का विस्तार इस प्रकार से है, आपको याद रखना है। ये जलोढ़ मिट्टी है, भारत में सबसे ज्यादा पाई जाती है। दूसरे नंबर पर देखते हैं काली मिट्टी, काला ही रंग ले लेते हैं, काली मिट्टी। ये है काली मिट्टी, ये काली मिट्टी है। उसके बाद लाल देख लेते हैं, लाल रंग ले लेते हैं, ये लाल है, ये लाल मिट्टी है। अब आपको सर लैटेराइट कहां पर चला गया, लैटेराइट के लिए ये वाला कलर ले लेते हैं। इस घाट पर यानी वेस्टर्न घाट पर लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। वेस्टर्न घाट पर क्या पाई जाती है, लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। लैटेराइट है, ये लैटेराइट है, याद रखेंगे। जहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है लैटेराइट मिट्टी वहीं पर पाई जाती है, जो मकान बनाने, ईंट बनाने के काम में आती है लैटेराइट मिट्टी। और लाल मिट्टी का लाल रंग किस कारण होता है, आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। और काली मिट्टी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, थोड़ा सा कर्नाटक में, गुजरात में भी पाई जाती है, जो कपास के लिए बहुत प्रसिद्ध है, इसलिए से कपासी रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं, याद रखेंगे। और दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा पाई जाती है, दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा मिट्टी कौन सी पाई जाती है, तो आपका आंसर होगा लाल मिट्टी पाई जाती है। और वेस्टर्न घाट पर लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है, याद रखेंगे। और ये जलोढ़ मिट्टी है ना, इसका निर्माण नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से होता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो कुछ फैक्ट हमको यहाँ से याद रखने हैं। मिट्टी के टोटल प्रकार कितने हैं, टोटल प्रकार है 8। टोटल कितने प्रकार माने जाते हैं, 8 माने जाते हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक।
और कर्नाटक सूरजमुखी के लिए बहुत प्रसिद्ध है, सूरजमुखी। और कर्नाटक कॉफी के लिए बहुत प्रसिद्ध है, कॉफी। तो आओ देख लेते हैं मैप में, थोड़ा सा पूरा बना लेते हैं, आधे अधूरे से काम नहीं चल रहा है आजकल, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश किसके लिए। मध्य प्रदेश बिल्कुल मध्य में पड़ता है, ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सोयाबीन मिलता है, क्या मिलता है, सोयाबीन मिलता है, चना मिलता है, सभी दालें सबसे ज्यादा मिलती है, सभी दालें याद रखेंगे। इसे प्रोटीन स्टेट के नाम से भी जानते हैं। असम किसके लिए प्रसिद्ध है, चाय के लिए प्रसिद्ध है। और आंध्र प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आपका आंसर होगा हल्दी, हल्दी और तंबाकू के लिए, तंबाकू के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और तंबाकू का या राष्ट्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ है, राष्ट्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो आपका आंसर होगा राजमुंदरी में है। कहां पर है, राजमुंदरी में है, जो आंध्र प्रदेश में ही पड़ता है। अगर ये कभी पूछा जाए, बताओ वेस्ट बंगाल किसके लिए प्रसिद्ध है, पश्चिमी बंगाल, तो आपका आंसर होगा चावल और जूट के लिए प्रसिद्ध है। चावल और जूट भारत में सबसे ज्यादा कहां मिलता है, तो वेस्ट बंगाल में। और चावल का अनुसंधान केंद्र कहां है, कटक। तो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां है, तो आपका आंसर होगा कटक। चावल को खाते हैं तो कैसा होता है, कटक कटक होता है ना, तो वही कटक ही उड़ीसा में पड़ता है। ये कहां पड़ता है, कटक उड़ीसा में पड़ता है, आपको याद रखना है, ठीक है। चावल अनुसंधान केंद्र। अगर यहीं पर पूछा जाए केरल किसके लिए प्रसिद्ध है, तो मसालों के लिए प्रसिद्ध है और नारियल किसके लिए, नारियल और मसालों के लिए प्रसिद्ध है, याद रखेंगे। जम्मू एंड कश्मीर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आपका आंसर होगा केसर के लिए प्रसिद्ध है, केसर के लिए प्रसिद्ध है। यूपी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आपका आंसर होगा गेहूं के लिए प्रसिद्ध है, गन्ना के लिए प्रसिद्ध है, दुग्ध के लिए प्रसिद्ध है, आपको याद रखना है। राजस्थान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आपका आंसर होगा सरसों के लिए प्रसिद्ध है, सरसों के लिए। आपसे पूछा जाए गुजरात किसके लिए प्रसिद्ध है, तो मूंगफली के लिए प्रसिद्ध है, मूंगफली के लिए प्रसिद्ध है, आपको याद रखना है। तो कितने सारे फैक्ट हमने यहाँ पर देख लिए, यहाँ से लगभग 30 से 35 प्रश्न हमें समाहित कर लिए थे। कोई सा भी प्रश्न पूछा जाएगा हमारा गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। बाकी मिलते हैं। हाँ, तमिलनाडु में अगर कभी पूछा जाए तो तमिलनाडु भी चाय के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तमिलनाडु चाय के लिए प्रसिद्ध है। और नीलगिरी पर्वत किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कॉफी के लिए प्रसिद्ध है। कर्नाटक का बाग बाबा बुदन हिल्स है ना। चलिए बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कहां से उत्तम किस्म के लोहा अयस्क की प्राप्ति होती है। सबसे उत्तम लोहा मिलता है बैलाडिलाकी खान। बैलाडिलाकी खान छत्तीसगढ़ में पड़ती है। कहां पड़ती है, छत्तीसगढ़ में पड़ती है बैलाडिलाकी खान, याद रखेंगे। और छत्तीसगढ़ राज्य कब बना था, आपको पता है, 1 नवंबर 2000 को यह राज्य बना था, मध्य प्रदेश से अलग होकर। खेतड़ी तावा के लिए बहुत प्रसिद्ध है, तावा और राजस्थान में पड़ता है। खेतड़ी आपको याद रखना है, तांबा के लिए प्रसिद्ध है खेतड़ी। झरिया कोयले के लिए बहुत प्रसिद्ध है, झरिया, झरिया पड़ता है झारखंड में, आपको याद रखना है। कहां पड़ता है, झारखंड में, याद रखना है। जादूगोना यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, यूरेनियम की खान है, यूरेनियम की खान है जादूगोड़ा की खान, जो झारखंड में पड़ती है, झारखंड में सिंहभूमि जिले में पड़ती है, याद रखेंगे। लोहरदगा ये बॉक्साइड की खान है, क्या, बॉक्साइड की खान है, जो कहां पड़ती है, तो आपका आंसर होगा उड़ीसा में पड़ती है। कहां पड़ती है, उड़ीसा में पड़ती है। तो इतनी खानों के नाम हमको याद रखने। जैसे अगर आपसे पूछा जाएगा हीरा कहां मिलता है, तो हीरा पन्ना की खान में मिलता है, पन्ना मध्य प्रदेश में है, आपको याद रखना है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा, तांबा मैंने बता ही दिया था। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताओ सोना कहां पर सबसे ज्यादा मिलता है, सोने का भंडार कहां पर है, तो कर्नाटक में इसका भंडार है सबसे ज्यादा, याद रखेंगे। भंडार की बात कर रहे हैं, उत्पादन की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाएगा लोहा का भंडार कहां पर है, लोहा का भंडार भारत में कहां पर है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा कुंद्रेमुख, कुंद्रेमुख। और ये कुंद्रेमुख कहाँ है, तो आपका आंसर होगा ये कर्नाटक में पड़ता है, कुंद्रेमुख, याद रखेंगे। तो इतने फैक्ट हमको यहां से याद रखने, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भिलाई षड्यंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, 3 याद रखेंगे हम इसी के साथ साथ में। कई बार एग्जाम में प्रश्न आता है, एक तो भिलाई हो ही गया एक, और दूसरा हो गया राउरकेला, और एक तीसरा हो गया दुर्गापुर,
दुर्गापुर ये तीनों को दूसरी पंचवर्षीय योजना के अनुसार दिया गया था। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, पंचवर्षीय योजना थी ना, कब हुई थी? 1956 से 1961 के बीच में। इसी में इनको शामिल किया गया था। भिलाई को रूस के सहयोग से लगाया गया था, और राउरकेला को जर्मनी के सहयोग से लगाया गया था, और दुर्गापुर को यूके यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड के सहयोग से लगाया गया था। आपको याद रखना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूस हो जाएगा। तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना के द्वारा इनको लगाया गया था। ये इस्पात कारखाने या केंद्र थे, षड्यंत्र इस्पात कारखाने। तो राउरकेला को जर्मनी के सहयोग से, दुर्गापुर को इंग्लैंड कह सकते हैं या यूनाइटेड किंगडम कह सकते हैं, और रूस को सोवियत संघ भी कह सकते हैं। आपको याद रखना है। तो हमने ये, आप बताओ, खुद बताओ कि 500 प्रश्न में कर नहीं पाया क्या अभी तक? बताओ। ये 500 प्रश्न वही है जो बार बार हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक प्रश्न बचा हुआ अभी। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है। कहां पर है? उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है। आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में सतपुड़ा है, माधव है, सतपुड़ा है, माधव है, कूनोपुर है, और यहीं पर पन्ना है। यहीं पर क्या है? पन्ना है। और यहीं पर आपको याद रखना है कान्हा है। तो इतने सारे हमें मध्य प्रदेश से याद रखने हैं। राजस्थान से याद रखने, केवला देव है राजस्थान में, जो साइबेरियन सारस के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इसे घाना नेशनल पार्क कह सकते हैं, केवला नेशनल पार्क कह सकते हैं, भरतपुर नेशनल पार्क कह सकते हैं। याद रखेंगे। और एक है रणथंभौर। कौन सा है? रणथंभौर। और एक है हमारा डेजर्ट या मरुस्थल। याद रखेंगे। उड़ीसा के दो याद रखने हैं। एक का नाम है भीतरकनिका, और एक का नाम है सिमलीपाल। क्या नाम है? सिमलीपाल। आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट थोड़े और देख लेते हैं। मणिपुर में देख लेते हैं, मणिपुर का नेशनल पार्क, जिसका नाम है केइबुल लामजाओ। क्या नाम है? केइबुल लामजाओ। ये मैंने आपको अभी बताया था। उसके बाद में झारखंड का देख लेते हैं। झारखंड का है बेतला। क्या है? बेतला। छत्तीसगढ़ का देख लेते हैं, C लिख देते हैं, कांगेर घाटी। क्या है? कांगेर घाटी। और इंद्रावती याद रखेंगे। और आंध्र प्रदेश का याद रखेंगे, पापी कोंडा याद रखेंगे। क्या रखेंगे? पापी कोंडा याद रखेंगे। ठीक है। उसके बाद में और भी कई सारे राज्यों के पूछे जाते हैं। जैसे सबसे बड़ा देख लेते हैं, हेमिस नेशनल पार्क है। सबसे बड़ा है हेमिस नेशनल पार्क। और ये कहाँ पड़ता है? तो आपका आंसर होगा ये लद्दाख में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? लद्दाख में पड़ता है। उसके बाद सबसे छोटा देखेंगे, सबसे छोटा कहाँ पर पड़ता है? तो सबसे छोटा पड़ता है, इसका नाम है साउथ वटन द्वीप। क्या नाम है? साउथ वटन द्वीप। ये सबसे छोटा है, जो कहाँ पड़ता है? तो आपका आंसर होगा अंडमान और निकोबार में पड़ता है। यही पूछा जाएगा। जम्मू एंड कश्मीर के बता दो भैया, पूछे जाते हैं। तो आप कहेंगे किसतवार। क्या है? किसतवार। और हेमिस तो हो गया। एक है दाचीगामा याद रखेंगे। दाचीगामा, किसतवार। एक है अली सलीम। क्या है? अली सलीम, जो सिटी फॉरेस्ट के नाम से भी हम जानते हैं। याद रखेंगे। उत्तराखंड के और याद रख लेते हैं। उत्तराखंड का पहला याद रखेंगे, पहला या पुराना भारत का 1936 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है, जिसका नाम है हेली नेशनल पार्क। क्या नाम है? हेली नेशनल पार्क नाम था। उसके बाद जिम कॉर्बेट नाम था इसका, जिम कॉर्बेट नाम था, कॉर्बेट। और जिम कॉर्बेट के बाद अब वर्तमान में इसका नाम हो गया रामगंगा। क्या हो गया? रामगंगा नेशनल पार्क। रामगंगा नेशनल पार्क हो गया है। और उत्तराखंड में राजा जी याद रखेंगे भैया। राजा जी कौन थे? सी राजगोपालाचार्य, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचार्य। और यहीं पर आपको पता है फूलों की घाटी है। क्या है? फूलों की घाटी है। यहीं पर नंदा देवी है, यहीं पर गंगोत्री है, यहीं पर गोविंद है। इतने सारे नेशनल पार्क है जो आपको याद रखने हैं। चलिए, तो ये हमारे क्वेश्चन हुए थे। लगभग 500 के अप्रॉक्स हमने प्रश्न किए थे टोटल।
वीडियो कैसा लगा, इसी प्रकार का और कितने कंटेंट चाहिए किस सब्जेक्ट पर जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना आपका जीएस को तगड़ा बनाने के लिए। और पीडीएफ कहां से मिलेगा, तो टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हो GSY विष्णु सर, वहां से ये पीडीएफ मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।